इंजेक्शन के असर से वो नीम बेहोशी में था। धुंधली सी कैफियत में उसे लगा जैसे कोई उसके जख्मों पर मरहम रखकर पट्टियां बदल रहा हो। सामने झुका चेहरा दुबला सा दिखाई दे रहा था। मिस्टर साजिद, गुस्सा एक हद तक ठीक है, मगर सेहत सबसे बढ़कर है। आप इसी हालत की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं और इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं, इसलिए स्टाफ पर अपना गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं। यह आवाज़ किसी लेडी डॉक्टर की थी जो सख्त लहजे में समझा रही थी और साथ ही इसके हाथ की पट्टी दुरुस्त कर रही थी। मैंने किसी से राय नहीं मांगी, मुझे बस घर जाना है, साजिद ने तेज लहजे में कहते हुए हाथ झटका। हमें भी आपको यहाँ रोकने का कोई शौक नहीं, ये मजबूरी है और हम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के बाद आपको वैसे ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। कामरान, तुम ये कैसा अस्पताल ले आए हो? यहाँ तो सारा अमला अजीब लग रहा है। साजिद ने उठने की कोशिश की। यार, तुम्हें इंजेक्शन दिया गया है ताकि कुछ देर सुकून कर सको, मगर तुम्हें असर होता ही नहीं। सीधे लेट क्यों नहीं जाते? पहले ही गाड़ी तेज चलाने के चक्कर में ये हाल किया और अब जिद कर रहे हो। ये तो शुक्र है कि गाड़ी जलने से बच गई। पास बैठा कामरान इसे फिर बिस्तर पर लटाते हुए बोला। मर भी जाता तो क्या होता? साजिद ने संजीदा लहजे में कहा और बाजू आंखों पर रखकर लेट गया। बस तुम्हें गैर ज़रूरी बातें करनी आती हैं, थकन जैसे तुम्हें लगती नहीं। कामरान ने कंधे झटके। ठीक है, अब निकल जाओ, मुझे अकेला रहने दो। साजिद ने कहा। हाँ हाँ, तुम आराम करो। कामरान बाहर निकल गया। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर अंदर आई। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। कहीं भाग नहीं रहा, बस खिड़की के पास बैठना चाहता हूँ। साजिद लंगड़ाते हुए कुर्सी की तरफ बढ़ा। डॉक्टर ने आगे बढ़कर सहारा दिया और उसे वहां बिठा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, साजिद ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। शुक्रिया अदा करना नहीं आता आपको? डॉक्टर ने हल्की सी तंजिया बात की। वैसे आपका तारुफ? साजिद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैं डॉक्टर मरियम, जो पिछले 1 हफ्ते से आप जैसे मरीज को बर्दाश्त कर रही हूँ। वो करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये सब काम तो नर्स का होता है, आपको बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। साजिद ने तंजिया अंदाज में कहा। जी हाँ, ये नर्स का ही काम है, जिससे आपने अभी रूम से बाहर भेजा था। मरियम ने जवाब दिया। जी बिल्कुल, मगर मेरा ना खाने का दिल है ना दवा लेने का। साजिद ने नजरें बाहर रखते हुए कहा। क्या वजह है? डॉक्टर मरियम ने संजीदगी से पूछा। वो अपने काम की पाबंद थी, चाहे मरीज जितना भी जिद्दी हो। इन मरीजों वाले खानों से मेरा हाजमा मजीद खराब होता है, साजिद ने जवाब दिया। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, मैं अपना खाना लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी नानी के हाथ की सब्जी पसंद आएगी। ये कहकर वो लंच बॉक्स टेबल पर रखकर बाहर चली गई। साजिद के जहन में कुछ पुराने जुमले गूंजने लगे। अगर सब्जी नहीं खाओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, वो मुस्कुराकर सरगोशी में बोला। अब तो सब्जी भी खाता हूँ, फिर भी नाराज़ होकर चली गई। इसने बॉक्स खोला, थोड़ी सी सब्जी खाई और दोबारा वहीं रख दी। कुछ देर बाद मरियम दोबारा राउंड पर आई। वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठा सोचों में गुम था। तो आपने खाना खा लिया, अब दवाई लेने का वक्त है। वो करीब आकर बैठ गई। मजबूरी थी, साजिद संजीदगी से बोला, मगर नजरें अब भी बाहर थीं। रात के इस पहर वो मुसलसल चांद को देख रहा था। इस हालत में भी आपका रवैया कम नहीं हुआ। मरियम ने टेबलेट और पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। मैं नकली नहीं हूँ, साजिद ने दवा लेते हुए कहा और उठने की कोशिश की। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, इसलिए बराह करम स्टाफ की हदायत माने। मरियम ने सहारा देकर इसे दोबारा बिस्तर पर लेटा दिया। शुक्रिया, साजिद ने आहिस्तगी से कहा। वो हैरत से इसे देखती रही, फिर चंद लम्हे बाद कमरे से बाहर निकल गई। इसी वक्त एक बुजुर्ग अंदर आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना फ़र्ज़ बेहतरीन अंदाज में अदा किया। ये साजिद के दादा थे जो डॉक्टर मरियम से मुखातिब थे। हम डॉक्टर्स यही कोशिश करते हैं कि मरीज़ को किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर कभी कोई कोताही रह जाए तो माजरत कबूल कीजिएगा, इसने मौदबाना जवाब दिया। डॉक्टर मरियम ने तहम्मुल से कहा।
मुझे आपका स्टाफ कुछ खास पसंद नहीं आया और ना ही यहाँ का खाना। साजिद बेड से उठते हुए तंजिया अंदाज में बोला। अब वो काफ़ी हद तक बेहतर था और बगैर सहारा लिए चल सकता था। भाई तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कामरान ने झट से कहा। तुम चुप रहो। दादाजी आप आइए, मैं इन्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर कामरान ने साजिद का हाथ थामा और दोनों अस्पताल से बाहर निकल गए। आप इसके रवैये से बुरा ना माने, हकीकत में ये दिल का बुरा नहीं है, साजिद के दादा ने नरमी से डॉक्टर मरियम को समझाया। वो दिल में सोच रही थी, मुझे तो लगता है इसके पास दिल जैसी कोई चीज़ ही नहीं। कोई मसला नहीं, आप इन्हें चंद दिन बाद चेकअप के लिए दोबारा ले आएं। खून काफ़ी ज़ाया हुआ है, इससे सेहतमंद होने में वक्त लगेगा। मरियम ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है बेटी, आप इजाज़त चाहूँगा। ये कहकर साजिद के दादा वहाँ से रुखसत हो गए। आज आप जल्दी आ गए। मरियम ने अपनी नानी को कमरे में दाखिल होते देखा तो किताब एक तरफ रख दी। हाँ बेटा, आज थोड़ा वक्त मिल गया। वो जख्मी लड़का कैसा है अब? नानी ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। बेहतर है, लेकिन लाने में देर हो गई थी। इतना खून बहा, ऊपर से जख्म भी गहरे थे। इस सब के बावजूद इसका रवैया बिल्कुल नहीं बदला। मरियम ने अपनी नानी की गोद में सर रखते हुए कहा, अरे बेटा, कुछ लोगों की तबीयत ही ऐसी होती है। नानी इसके बाल से हिलाते हुए बोली, लेकिन मुझे इसका तल्ख अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं। मरियम ने झंझला कर कहा, मेरी जान, ये दुनिया है, हर किसी की अपनी कहानी है। तुम छोड़ो ये सब, मैं चाय बनाती हूँ, फिर दोनों साथ बैठकर पियेंगे। नानी ने माथे पर प्यार देकर कमरे से बाहर कदम रखा। मरियम मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठी थी। इसे अस्पताल के मरकजी पेज से साजिद का प्रोफाइल मिला था, वही नाम जो इसने बारहा तंजिया अंदाज में दोहराया था। अब मरियम के जहन में गूंज रहा था पिछले हफ्ते का हर लम्हा। इसे अजीब तरह से याद आ रहा था। सख्ती से टोकना, ज़बरदस्ती दवा खिलाना, ज़िद के बावजूद ख्याल रखना, ये सब साजिद को अनचाहे ही मुतासर करा था। मरियम MBBS में माहिर डॉक्टर थी। एक हादसे में इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और इसकी परवरिश सिर्फ नानी ने की। अस्पताल में वो सबकी पसंदीदा डॉक्टर थी। मरीज इस पर भरोसा करते थे क्योंकि इसके लबो लहजे में सच्चाई और एतमाद छलकता था। तो आप आ ही गए, डॉक्टर फरीहा ने मुस्कुरा कर कहा जब साजिद इसके केबिन में दाखिल हुआ। जी, बस मजबूरी थी, आना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, साजिद ने फिर भी तंजिया अंदाज में जवाब दिया। मरियम खामोश रही और फाइल पर झुककर रिपोर्ट्स देखने लगी। साजिद अलबत्ता कमरे की चीज़ों का बारीक जायजा ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, अब आप सेहतमंद हैं, डॉक्टर फरीहा ने कहा। मैं तो शुरू से ठीक था और जाहिर है हैंडसम भी। शुक्रिया, साजिद ने संजीदगी से कहा। इतना गुरूर अच्छा नहीं लगता मिस्टर साजिद, इससे गरूर नहीं, खुद एतमादी कहते हैं। मुझे दूसरों की राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मरियम इसे हैरत से देखती रही। जाने ये शख्स इतना मुख्तलिफ क्यों लगता है। हो गया तुम्हारा चेकअप? कुछ खास पता चला? कामरान ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। साजिद ने सवाल के जवाब में उल्टा सवाल किया। वैसे डॉक्टर है तो काफ़ी पुरकशिश। क्या मतलब? कामरान ने चौंक कर इसे देखा। मेरा मतलब है कि डॉक्टर मरियम एक अच्छी इंसान है, अस्पताल की सबसे पसंदीदा, फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? साजिद ने संजीदा नज़रों से पूछा। हाँ, इसके वालिदैन का कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपनी नानी के साथ रहती है, खुद कमाती है और खुद मुख्तार है, कामरान ने बताया। साजिद गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो? आज तक तुमने कभी किसी लड़की को इस तरह तवज्जो से नहीं देखा, कामरान ने सवालिया निगाहों से कहा। कामरान ने इसे सोचों में डूबा हुआ देखकर कहा, लगता है भाभी बनाने का प्लान है, और वो मुझसे शादी क्यों करेगी? साजिद ने संजीदगी से कहा। कामरान ने चौंक कर गाड़ी रोक दी। दिमाग से पैदल आदमी, मैं भाभी की बात कर रहा हूँ, अपनी जुबान संभाल, साजिद ने सख्ती से जवाब दिया। अच्छा, एक मिनट, क्या? कहीं हादसे ने तुम्हारा दिमाग तो हिला नहीं दिया? कामरान ने हैरत से कहा। मुझे भी यही लग रहा है, अब चलो यहाँ से, साजिद ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें वो पसंद आ गई है? कामरान ने तजस्सुस से पूछा। नहीं, मैं बस मजाक या शौक के लिए नहीं बोल रहा, शादी करना चाहता हूँ, साजिद ने साफ जवाब दिया।
بچوں جیسی باتیں نہ کرو، اب گاڑی چلاؤ ورنہ میں خود ڈرائیو کروں گا، ساجد نے تیز لہجے میں کہا۔ کامران نے گاڑی آگے بڑھائی اور ہنستے ہوئے کہا، حیرت ہے، ایک ہفتے میں اس نے ایسا کیا جادو کر دیا۔ ساجد نے طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے چپ ہونے کی قیمت کیا ہے؟ کامران زور سے ہنس پڑا، لیکن ساجد کا چہرہ پھر بھی سنجیدہ ہی رہا۔ وقت گزرتا گیا اور اب تک وہ ڈاکٹر مریم کے بارے میں کئی باتیں جان چکا تھا۔ اسے بس موقع چاہیے تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی کیوں نہیں؟ مریم نے دروازے پر کھڑے ساجد کو دیکھ کر کہا۔ وہ ہاتھ میں پھول لیے اندر داخل ہوا۔ آپ تو کافی بہتر لگ رہے ہیں، پچھلے 2-3 مہینوں میں اچھا ریکور کیا ہے۔ مریم اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، جی آپ کی محنت اور دیکھ بھال کا شکریہ۔ ساجد نے پھول آگے بڑھائے۔ آج اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ پہلی بار خوشگوار تاثر آگے بڑھائے جھلک رہا تھا۔ شکریہ، مریم نے پھول لیتے ہوئے کہا۔ پھولوں کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، مگر ساجد کی نظر میں وہ خود کسی خوشبودار گلاب سے کم نہ لگ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے سے دیکھتا رہا۔ بیٹھیں۔ تو آج کیسے آنا ہوا؟ مریم نے سامنے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میری کوئی چیز یہاں رہ گئی تھی، وہ لینے آئے ہوں۔ ساجد نے نظریں ملاتے ہوئے کہا، مگر آپ کا تو سب سامان پہلے ہی بھجوا دیا گیا تھا۔ مریم نے جواب دیا، میں اپنی چیز کی بات نہیں کر رہا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سمجھی نہیں؟ مریم نے موبائل سے نظر اٹھا کر کہا، صاف لفظوں میں کہوں تو مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ ساجد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ مریم نے چونک کر کہا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ حادثے میں جان بچ گئی، لیکن لگتا ہے آپ پاگل ہو گئی ہیں۔ مریم نے پھول واپس اس کی طرف پھینک دیے اور کھڑی ہو گئی۔ یہ حرکت ساجد کو سخت ناگوار گزری، مگر اس نے ضبط کیا۔ آپ میری بات تحمل سے سن لو گی؟ بالکل نہیں، فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ برا ہوگا، مریم نے تیز لہجے میں کہا۔ آواز نیچے رکھو۔ ساجد آگے بڑھا۔ جا رہے ہو یا میں خود یہاں سے چلی جاؤں؟ مریم نے سختی سے کہا، جا رہا ہوں، لیکن واپس تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ ساجد نے غصے سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر مریم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے نانو دروازہ بند کرنا بھول گئی ہیں۔ وہ کچن سے آتی برتنوں کی آواز سن کر حیران ہوئی، کیونکہ عام طور پر اس وقت گھر کی بتیاں بجھا دی جاتی۔ وہ زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو چونک اٹھی۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا جب نانی کے بجائے اسے بیڈ پر ساجد بیٹھا ملا۔ جی ہاں، ساجد کھڑکی کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے ساتھ کامران بھی موجود تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس دن کے بعد تم دوبارہ نظر نہیں آؤ گے۔ مریم آگے بڑھتے ہوئے غصے سے بولی۔ آواز آہستہ رکھو جانے من، آس پاس کے لوگ سو رہے ہوں گے، ساجد نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ مریم کی نانی نے روتے ہوئے کہا، بیٹی نے تمہیں صاف جواب دے دیا ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، لیکن کامران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، صاف لفظوں میں بے عزت کر کے میرے بھائی کو بھیجا تھا، اب یہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ اس نے مریم کی نانی پر بندوق تان دی۔ مریم چیختی ہوئی بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ بندوق نیچے کرو ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ ساجد نے سنجیدگی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، خاموشی سے اپنی ضروری چیزیں باندھو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو۔ اس نے مریم کے ماتھے پر بندوق رکھ دی۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب تم بہت غلط کر رہے ہو، جو تم نے کیا وہ بھی ناقابل برداشت تھا، مریم نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ نانی ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہی تھی، خدا کے لیے رحم کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ساجد نے سرد لہجے میں کہا، چلا جاؤں گا، لیکن پہلے اپنی نواسی کو سمجھا دو کہ ہٹ درمی چھوڑ دے۔ مریم نے ضد سے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اپنی نانی کو آخری سلام کر لو۔ اس نے بندوق لوڈ کی۔ مریم چیختی ہوئی آگے بڑھی، نہیں پلیز ایسا مت کرو، اس دنیا میں میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں۔ کامران نے تنقیدی انداز میں کہا، بھائی کو پوری دنیا میں سے تم پسند آئی ہو، اس لیے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ساجد کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔
مریم کو لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ منظر محض خواب ہو، مگر حقیقت اس کے سامنے تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، بس ان کو کچھ مت کہنا۔ ساجد نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا سامان تمہاری نانی بھجوا دے جائے گا۔ نانی چیختی رہی، گڑگڑاتی رہی، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ کامران نے دھمکا کر سامان پیک کروایا۔ نانی نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ تیار کر کے دے دیا۔ ساجد نے زبردستی مریم کو گاڑی میں بٹھایا۔ 2 گاڑیاں تیار کھڑی تھیں، ایک میں ساجد اور مریم بیٹھ گئے، جبکہ دوسری میں کامران اور کچھ آدمی، جو صاف ساجد کے ہی کارندے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑیاں ایک بڑی کوٹھی کے سامنے جا رکیں۔ مریم نے حیرت اور خوف سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ ساجد نے جھک کر جواب دیا، یہاں قید کرنے۔ لیکن یہ قید نکاح کی ہوگی۔ مریم نفرت بھری نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ساجد مسکرا کر بولا، یوں ہی گھورتی رہو گی یا کوئی اور بات بھی کرو گی؟ چلو اب ضد چھوڑ دو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی سے باہر نکالا۔ مریم خاموشی سے آنسو بہاتی باہر نکل آئی۔ کچہری میں کاغذات پر دستخط کے وقت مریم کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے سوچا، ایک غلطی نے میری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ اب پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ کچھ دن بعد ساجد نے ملازمہ سے پوچھا، مریم نے کھانا کھایا؟ ملازمہ نے جواب دیا، نہیں سر، شروع میں زبردستی کھا لیتی تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ ساجد نے کہا، کھانا کمرے میں لے آؤ، میں خود دیکھتا ہوں۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا، یہ کیا نئی ضد ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ مریم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ ساجد آگے بڑھا اور بولا، مجھے مجبور مت کرو کہ عاشق سے شوہر بن جاؤں۔ یاد رکھو، شوہر کے سارے حقوق نبھانا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مریم نے لرزتی آواز میں کہا، کیا کر لو گے؟ زبردستی کرو گے یا پھر جان لے لو گے؟ مریم نے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ساجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بالکل قریب تھے، درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ مریم کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ جھلک رہا تھا، جبکہ ساجد مکمل سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساجد نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے سینے پر رکھا۔ مریم اس کے دل کی تیز دھڑکن صاف محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑک رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے چلتا رہنے دیں، ورنہ میرا رویہ برداشت سے باہر ہوگا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں۔ ساجد نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ میں خود اس دل کو سکون سے روک دوں گی اور تمہیں انجام تک پہنچا دوں گی، مریم نے تلخ انداز میں کہا۔ محبوب کے ہاتھوں مرنا سب چاہتے ہیں، ساجد نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنے میں ملازمہ نے دروازے پر دستک دی۔ سر، آپ کی فیملی نیچے ہال میں انتظار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈریسنگ روم میں سب سامان رکھا ہے، تھوڑی دیر بعد نیچے ملتے ہیں۔ ساجد کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ ڈریسنگ روم میں مریم کے لیے ہر طرح کے لباس اور زیورات رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو ساجد نے پرجوش انداز میں کہا، ملیے میری بیگم صاحبہ سے۔ مریم خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ ہمارا تعارف تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ساجد کے دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ مریم نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ پھر بھی بتا دوں، میں عبدالساجد کا بھائی نعمان ہوں۔ کامران نے ہاتھ آگے بڑھایا، زبان سے بھی پہچان ہو جاتی ہے، ساجد نے طنزیہ انداز میں کہا، اور کامران کا بڑھایا ہوا ہاتھ واپس کر دیا۔ میں سمیہ ایوان ہوں، نعمان اور ساجد کی بھابھی۔ سمیہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بالکل مسز ایوان، آپ کے چہرے پر تو خوشی صاف لکھی ہے، ساجد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مریم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جس طرح کی شادی کی ہے، اسی طرح کی خوشی مل سکتی ہے، سمیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ کامران، آپ نے بحث شروع کر دی، آئے ہیں تو شکایت کرنے یا بھابھی سے ملنے؟ کامران نے نرمی سے کہا، ویسے بھی مجھے کسی کی سوچ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساجد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، چھوڑو ان سب کو بیٹا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ دادا جان نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، مریم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
चलो अब बहू के हाथ का कुछ खा पी लेते हैं। समिया ने सोफे पर बैठे हुए कहा। मरियम ने एक नज़र साजिद की तरफ देखा और खामोशी से किचन में चली गई। रात का खाना इसने खुद तैयार किया था। इसने कोशिश की कि सबकी पसंद के मुताबिक बने। सब मेज़ पर बैठे तो समिया ने फौरन कहा, ओह, तुम्हें खाना पकाना आता भी है? नमक ज़रा कम है बिरयानी में, वरना ये तो मेरे जायके के मुताबिक है। साजिद ने मरियम की बात मुकम्मल होने से पहले ही दिफा किया। दादो, आप कोई कुरमा ट्राई करें, बहुत अच्छा बना है। साजिद ने मजीद इसकी हौसला अफजाई की। असल में मरियम अच्छी बावर्ची नहीं थी, मगर कोशिश ज़रूर कर रही थी। नहीं, तुम जानते हो मैं सादा खाना खाता हूँ, लेकिन मरियम बेटा, तुम्हारा दिल रखने के लिए ये खीर ज़रूर चखूंगा। दादा जान ने शफकत से कहा। मरियम मुस्कुराकर इन्हें देखने लगी। इसे अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी। बेटा, तुम भी साजिद के साथ बैठकर खाओ, बाकी काम मुलाजमा देख लेगी। दादा जान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से जाकर बैठ गए और खाने लगे। साजिद खुद भी खा रहा था और साथ साथ इसकी प्लेट भी भर रहा था। हमारा साजिद तो कम उम्री में ही कामयाब बिजनेसमैन बन गया है, साथ ही बेहतरीन कुक भी है। ये खीर साजिद ने तो नहीं सिखाई बनानी? दादा जान ने हंसते हुए पूछा। मरियम के पास जवाब ना था। एक लम्हे के लिए इनकी नजरें आपस में टकरा गईं। नहीं दादो, ये सब इन्हीं साहिबा का कमाल है, साजिद ने तहम्मुल से जवाब दिया। अब्दुल साजिद, तुमने वाकई कमाल कर दिया है। देखो, इनके रवैये तो यकसर बदल गए हैं। समिया बेगम ने तजस्सुस भरी निगाहों से मरियम को देखते हुए कहा, मेरी शख्सियत के कई पहलू ऐसे हैं जो आपको मालूम ही नहीं। बेहतर यही होगा कि आप इस बारे में सवाल न करें। साजिद ने तंजिया अंदाज में बात मुकम्मल की। मरियम खामोशी से इसे देखती रही। दस्तरखान पर एकदम सकूत छा गया। अब्दुल साजिद आमतौर पर एवान हाउस से दूर ही रहता था। इसे बिला वजह वहाँ ज़्यादा जाना पसंद नहीं था। कामरान चूँकि इसका करीबी दोस्त था, इसलिए कभी कभार दादों से मुलाकात की खातिर आ जाता। हकीकत ये थी कि इसके मिजाज में तलखी बसी हुई थी। ये तलखी वक्त के साथ कई दुख सहकर वजूद में आए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से कटने लगा और सिर्फ मरियम की मोहब्बत में रंगीनियाँ तलाश करने लगा। ये इश्क ऐसा था कि वो इसे किसी और का होने नहीं देना चाहता था। तुम्हें अपने माँ का भी ख्याल नहीं, तुम्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ये कैसा सलूक है जो तुम इनके साथ कर रहे हो? मरियम ने बिस्तर पर बैठे हुए बेसब्री से कहा। जिस तरह वो सलूक करती हैं वैसे ही जवाब पा रही हैं। साजिद लैपटॉप में मसरूफ था। वो तुम्हारी माँ है, इनके साथ ऐसा बर्ताव मुनासिब नहीं, मरियम ने संजीदगी से कहा। अगर इन्होंने माँ होने का हक अदा किए होते तो मैं ज़रूर मान लेता। साजिद ने बगैर नजरें उठाए जवाब दिया। असल बात यह है कि तुम्हें रिश्ते निभाने नहीं आते। मरियम ने तकिया बीच में रखते हुए कहा। जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं, इन पर राय देना छोड़ दो, साजिद ने सख्त लहजे में कहा। खबरदार, इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना। मैंने बीच में तकिया इसीलिए रखा है कि तुम फासले पर रहो। मरियम ने झंझला कर कहा। वैसे भी ये कमरा घुटन ज़्यादा लगता है, हर चीज़ स्याह है, हत्ता कि तुम्हारे कपड़े भी काले और सफ़ेद हैं। अच्छा मुशाहिदा है तुम्हारा, सुनकर खुशी हुई, मगर ये मत भूलो कि ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ ग्रे और क्रीम कलर के कपड़े भी यहाँ मौजूद हैं। साजिद ने पुरसकून अंदाज में कहा। याद रखो, मैंने तुमसे शादी मोहब्बत की बुनियाद पर की है, ना कि किसी जिस्मानी ख्वाहिश के तहत। इस हवाले से तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। वक्त गुजरता गया। अब मरियम ने हस्पताल जाना भी शुरू कर दिया था। अक्सर साजिद खुद साथ ले जाता, कभी कभार ड्राइवर के साथ भेज देता, या फिर जल्दी फारिग होकर अपने पहुंचने जाता। डॉक्टर मरियम, आपके शौहर बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी दोस्त डॉक्टर फौजिया कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी बस निकल ही रही थी। मरियम ने अपने कैबिन बंद की तो दोनों साथ अस्पताल से बाहर आ गए। वैसे तुम्हारा शौहर तो बहुत पुरकशिश है, इतने बड़े बिजनेसमैन को कोई भी लड़की देखते ही दिल हार बैठे, फौजिया ने हंसते हुए कहा। तुम वाकई खुशकिस्मत हो। इसने मरियम के कंधे पर हाथ रखा। मरियम ने एक पल के लिए साजिद की तरफ देखा, जो गाड़ी के पास खड़ा आसमान की तरफ मतवज्जो था। ये सच था कि वो ऐसा मर्द था जो अपने हुस्न और शख्सियत की बदौलत किसी भी औरत के दिल में जगह बना सकता था। लेकिन जब बात रवैये की आती तो वो सिर्फ मरियम के लिए झुकने पर आमादा था।
जी हाँ, आपने दुरुस्त कहा, मरियम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और इजाज़त लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। साजिद ने इसे देखते ही फ्रंट डोर खोला। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा जाना? इसने नरमी से पूछा। वो अक्सर यही सवाल करता था। ठीक गुजरा, मरियम ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा है। तुम्हारा दिन कैसा रहा? इस बार मरियम ने सवाल किया। बहुत मसरूफ गुजरा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद सारी थकन उतर गई। साजिद ने मुस्कुराकर कहा। मरियम कुछ कहे बगैर खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मरियम ने तजस्सुस से पूछा। अपने ससुराल, आज नानी से वादा किया था कि तुम्हें लेकर आऊँगा। साजिद ने संजीदगी से कहा। नानी से कब मुलाकात हुई तुम्हारी? मरियम ने हैरत से कहा। मैं तो रोज़ मिलता हूँ। साजिद ने रुख मोड़ कर कहा। तुमने बताया क्यों नहीं? मरियम ने फौरन कहा। क्योंकि तुमने कभी पूछा नहीं। साजिद ने गाड़ी रोकते हुए जवाब दिया। वो नानी के घर पहुंच चुके थे। नानी ने दोनों को खुशदिली से खुशामदीद कहा। मरियम काफ़ी देर तक इनके साथ बैठकर दिल की बातें करती रही। कुछ सुनाती, कुछ सुनती। जब वापसी का वक्त आया तो नानी ने मरियम के चेहरे पर उदासी देखकर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास हो? ये घर सब कुछ रखता है मगर सुकून नहीं। मरियम ने धीमे लहजे में कहा। इसकी आंखों में नमी झलक रही थी। वो रोना चाहती थी लेकिन जब्त किए बैठी थी। मेरी बच्ची, तुमने जिंदगी से समझौता कर लिया है, मगर जान लो कि साजिद भी हमेशा से समझौतों के साथ जी रहा है। वो तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहता है और कुछ नहीं। मैंने पहले इसे गलत समझा था, लेकिन अब देखती हूँ कि वो वैसा नहीं जैसा तुम सोचती हो। वो तुम्हारी खुशी के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख सकता है। इसकी मोहब्बत में जुनून है, इसे समझने की कोशिश करो। नानी ने नरमी से कहा। मरियम कुछ ना बोली, खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये साड़ी किस लिए रखी है? इसने बिस्तर पर पड़ी लाल साड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। मेरे पहनने की तो कोई सूरत नहीं, जाहिर है तुम्हारे लिए ही है। साजिद ने घड़ी साइड टेबल पर रखते हुए कहा। मेरी पसंद की तो है, मगर मैं ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जाऊंगी। मरियम ने संजीदगी से जवाब दिया। किसने कहा है कि बाहर पहनना है? तुम पर दूसरों की नजरें पड़ने का ख्याल भी गवारा नहीं। बस जब जी चाहे मुझे पहन कर दिखा देना। साजिद ने इसकी ठोड़ी को छू कर कहा। वो अक्सर इसके लम्ब से लर्ज जाती थी, मगर अब इसे रोकना मुश्किल था। चलो अब इसे समेट दो। ये कहकर साजिद बिस्तर पर लेट गया। मरियम हैरानी से इसे देखती रही। ये सब कब करवाया? मरियम ने कमरे में सजी चीज़ों को देखकर पूछा। कल तुम नानी के पास गई थी तो मौका गनीमत जानकर ये सब बदल डाला। देख लो, तुम्हारी पसंद की हर शय मौजूद है। साजिद ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे की दीवारें मरियम की पसंदीदा रंगों में रंगी थीं। एक कोने में फूलों से सजा बागीचा सा बना था। कहीं असली गुलाब रखे थे तो कहीं मसनूई कलियां। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था और मरियम की खुशी इसके चेहरे से आया थी। वो खुद इन फूलों में सबसे कीमती कली मालूम हो रही थी। ये सारे रंग बिरंगे कपड़े तुम्हारे हैं। ये मुझे भी मालूम है, साजिद ने जवाब दिया। फिर इसने नींद से बोझल आवाज में पूछा। इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही हो? तहज्जुद, मरियम ने मुख्तसर जवाब दिया। वो दुआ में मसरूफ रही और साजिद इसे मोहब्बत से देखता रहा। दुआएं तो कबूल हो जाती हैं ना? साजिद ने आहिस्ता कहा। बिल्कुल, मगर सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। मरियम ने संजीदगी से जवाब दिया। मेरा तो कोई नहीं सुनता, मेरा सब कुछ छिन गया, माँ भी। साजिद ने गहरी सांस भरते हुए कहा। ऐसा मत कहो, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। मरियम ने नर्म लहजे में समझाया। माँ कहती थी अल्लाह दोस्त है, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, मुझे माँ से महरूम कर दिया। साजिद की आवाज़ दर्द से भरी थी। मरियम समझ गई कि इसके जख्म कहाँ से शुरू होते हैं। वो इसके पास जा बैठी, इसका सर अपनी गोद में रख लिया और बालों पर हाथ फेरने लगी। मैंने भी वालिदैन खोए हैं, मगर जानती हूँ कि हम अल्लाह के फैसलों को झटला नहीं सकते। वो देने वाला है तो लेने का भी इख्तियार रखता है। मायूसी छोड़ो और फिर इसी को अपना दोस्त बना लो। मरियम धीरे धीरे बोलती रही और साजिद इसकी गोद में सुकून पाते हुए कब नींद में डूबा, इससे खुद खबर ना हुई।
मरियम इसे पुरसुकून देखती रही। इसकी हल्की दाढ़ी चेहरे को मजीद निखार रही थी। साजिद, कब से ऐसे सो रहे हो? बिस्तर पर सीधा लेट जाओ। मरियम ने इसे प्यार से कहा। नहीं, कुछ देर ऐसे रहने दो, बहुत सुकून मिल रहा है। साजिद ने आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। मरियम इसके बालों में हाथ फेरती रही। अचानक फिजा बदल गई। ये क्या हुआ? मैं फौरन निकल रहा हूँ, मरियम को संभालो। साजिद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। थोड़ी देर बाद वो मरियम के घर पहुंचा। रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थीं। मरियम ने इसे देखते ही लिपट कर कहा, सब कह रहे हैं नानी ने छत से छलांग लगाकर जान दे दी। ये झूठ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो बार बार यही दोहराती रही। साजिद ने इसे दिलासा दिलाया, हौसला रखो, सच सामने आ जाएगा। तदफीन के बाद पुलिस भी पहुंच गई। आपको यकीन है कि आपकी नानी ने खुदकुशी नहीं की? अफसर ने पूछा। जी हाँ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, मरियम ने रोते हुए कहा। आप साजिद हैं मरियम के शौहर? जी, साजिद ने मुख्तसर कहा। इत्ला मिली है कि आपने डॉक्टर मरियम से ज़बरदस्ती शादी की है। मुमकिन है कि इस वाक़े के पीछे आपका हाथ हो? अफसर ने तेज़ लहजे में कहा। मैं ऐसा क्यों करता? इस वक्त तो मैं घर पर ही नहीं था। मुझे नौकरानी की कॉल आई और मैं फ़ौरन दफ्तर से निकल कर यहाँ पहुँचा। साजिद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। साजिद ने हैरत से कहा, फिर भी मेरा यकीन है वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। मरियम ने पुलिस अफसर के सवाल ख़त्म होने से पहले जवाब दे दिया। ठीक है, बाकी की जांच हम खुद कर लेंगे, अफसर ने कहा और वहां से रवाना हो गया। तुम कहाँ गायब हो? कब से फ़ोन कर रहा हूँ? साजिद ने कॉल मिलाते ही कामरान से पूछा। मैं तुम्हारे घर पर हूँ, सब खैरियत है? कामरान ने जवाब दिया। खैर, आके बात करता हूँ। साजिद ने फ़ोन बंद किया और गाड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ा दी। घर पहुंचकर इसने फ़ौरन मुलाजमा से पूछा, बेगम कहाँ है? सर, मैम अभी तक अस्पताल से वापस नहीं आई, मुलाजमा ने जवाब दिया। ये सुनकर साजिद ने इत्मीनान का सांस लिया। और कामरान कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मुलाजमा ने कहा। साजिद तेज़ी से हॉल में दाखिल हुआ। आ गए, सब ठीक है ना? कामरान ने बेचैनी से पूछा। दुआ करो मेरा शक गलत निकले। साजिद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। कैसा शक? कामरान ने हैरत से पूछा। ये बताओ, तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? साजिद ने बराहे रास्त सवाल दागा। पता नहीं कहाँ गिर गई। ये पूछने की वजह? कामरान ने नजरें बचाते हुए कहा। ये रही वो चेन। साजिद ने एक चेन इसकी तरफ उछालते हुए कहा। बताओ मुझे, ये मरियम की नानी के घर से क्यों मिली? ये सुनकर कामरान का रंग फक हो गया। पसीने के कतरे माथे पर नमूदार हुए और वो घबरा गया। सच बताओ कामरान, ये वहाँ कैसे पहुंची? तुमने कहा था पिछले हफ्ते शहर से बाहर थे, फिर नानी के घर क्या कर रहे थे? साजिद का लहजा सख्त हो गया। कामरान खामोश रहा। साजिद ने बंदूक लोड करते हुए कहा, अब झूठ मत बोलना, मुझे असल हकीकत चाहिए। कामरान घबरा गया। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई साजिद। हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। साजिद धारा। आखिरकार कामरान चिल्लाया। हाँ, मैंने छुपाया था, मरियम की नानी मेरी वजह से गिरी। ये सुनकर साजिद के पैरों तले जमीन निकल गई। कामरान ने गुस्से और हसरत से कहा, मामा हमेशा कहती थी कि तुम्हें सब कुछ चाहिए। बाबा की जायदाद भी तुम्हारे नाम हो गई, खानदान में सब तुम्हें चाहते थे, मगर मुझे भी हिस्सा चाहिए था, और सिर्फ दौलत ही नहीं, मरियम भी। वो बिगड़ते हुए लहजे में बोला, मैं नानी को मनाने गया था कि वो तलाक के मामले में मेरा साथ दे, मगर इन्होंने एक ना मानी। तुम्हें कॉल करने वाला था कि इस दौरान वो मेरे हाथ से बचने की कोशिश में फिसल गई और गिर पड़ी। पुलिस अफसर भी मेरे साथ मिला हुआ था, इसलिए सब दब गया। ये इतराफ सुनकर साजिद के वजूद में आग भड़क उठी। मरियम ने ये सब दरवाजे पर खड़े सुना और कमरे में दाखिल होते ही चीख कर कहा, तो ये सब तुम्हारा काम है, कातिल। कामरान ने फौरन इस पर झपट कर इसका दुपट्टा खींचा और जेब से छुरी निकालकर मरियम के गले पर रख दी। ये हरकत मत करना वरना जलाकर राख कर दूंगा, साजिद ने गरजते हुए कहा। आवाज नीची रखो वरना यहीं मार डालूंगा, कामरान ने गुस्से से कहा। मरियम जान छुड़ाने की कोशिश करती रही। साजिद ने खामोशी से बंदूक नीचे रख दी।
कामरान ने फौरन पाँव से उठाकर अपने हाथ में ले ली। ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा है भाई। कामरान तंजिया हंसा। झूठ मत बोलो, मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, तुम ये जानते हो, साजिद ने सख्त लहजे में कहा। अब मुझे तुम्हारी जान भी चाहिए, कामरान ने कहा और लम्हे भर में गोली चला दी। गोली सीधी साजिद के सीने में लगी। मरियम की चीख निकल गई। साजिद! वो जमीन पर गिरा, तड़पता रहा। मरियम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कामरान के चुंगल से खुद को छुड़ाया और साजिद के पास दौड़ आई। इसका सर गोद में रखते हुए रोती रही। आंखें खुली रखो साजिद, बंद मत करना प्लीज। इसके हाथ खून से भर गए। कामरान ने बेदर्दी से मरियम को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बोला, बस बहुत हो गया, अब मेरे साथ चल। साजिद अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बेबस था। अपनी महबूबा को सामने यूं घसीटते देख रहा था मगर जिस्म साथ न दे रहा था। अंधेरा इसकी आंखों के आगे छाता जा रहा था। मिस्टर साजिद, जागे जागे, डॉक्टर की आवाज़ गूंजी। साजिद की आंख खुल गई। मरियम, मरियम कहाँ है? इसने हाँफते हुए कहा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। दादा ने इसका माथा चूमकर कहा, तुम 3 दिन बाद जागे हो, आराम करो। दादा ने समझाया। नहीं, मुझे मरियम चाहिए। कामरान ने इसे कहाँ ले गया? साजिद ने दर्द सहते हुए कहा। पुलिस ने जवाब दिया, हमें सबको सीसीटीवी फुटेज से पता चल गया है, तलाश जारी है, मगर 3 दिन गुजर गए हैं और वो अभी तक इसकी कैद में है। ये सुनते ही साजिद का सांस तेज हो गया। डॉक्टर ने फौरी तौर पर साजिद को इंजेक्शन लगा दिया ताकि वो कुछ देर बेहोशी में सुकून कर सके। डॉक्टर ने साजिद के वालिद और दादा को समझाया कि गोली दिल के करीब लगी थी मगर अल्लाह के करम से इसकी जान बच गई। 1 हफ्ते बाद इसे घर मुंतकिल कर दिया गया। वो अपने कमरे में आराम कर रहा था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। हर शय इसे मरियम की याद दिला रही थी। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो कुछ ना कर सका और यूं बेबस बिस्तर पर पड़ा। ईवान साहब कमरे में दाखिल हुए। मिस ईवान भी इनके साथ थी। इन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? साजिद ने नफरत भरी नज़र समिया बेगम पर डालते हुए कहा, मेरे सीने में आग लगी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। समिया बेगम गुस्से से बोली, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ आई? साजिद ने सख्त लहजे में कहा, चुप रहे, आप ही की वजह से मेरा बचपन छिन गया। पहले मेरी माँ गई, फिर आपने सब कुछ छीन लिया। ईवान साहब ने कहा, ये तुम्हारी माँ है, इनसे इस तरह बात मत करो। साजिद ने काटकर जवाब दिया, मेरी माँ तो आपकी शादी के दिन ही मर गई थी। ये मेरी माँ नहीं, नोमान की माँ है। वो दोनों खामोश खड़े रहे। साजिद ने गुस्से में कहा, बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाएं। वो दोनों कमरे से निकल गए। अब साजिद के दिलो दिमाग पर सिर्फ मरियम का ख्याल छाया था। इसने वुजू किया और सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, बरसों बाद उम्मीद लेकर आया हूँ, मेरी मदद कर, मुझे मेरी मरियम वापस चाहिए। इसके आंसू हाथों पर गिर रहे थे। इसी दौरान फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले से नज़रअंदाज किया लेकिन बार बार बजने पर कॉल उठा ली। अगली आवाज़ सुनकर इसके जिस्म में जान लौट आई। ये मरियम थी। वो रो रही थी, मुझे पता चला तुम ठीक हो। ये कॉल कामरान के आदमी से किसी तरह मिली है। मुझे यहाँ से निकालो, बहुत अंधेरा है, बहुत डर लग रहा है। साजिद ने मजबूत लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, बस कोशिश करना कि वो तुम्हें कहीं और ना ले जाए। फ़ोन काटते साजिद फौरन गाड़ी की तरफ लपका। ड्राइवर ने पूछा, सर कहाँ जा रहे हैं? साजिद ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं, बस पुलिस को इत्तला दे दो, और ख़ुद गाड़ी भगा ली। इससे यकीन था कि कामरान मरियम को इस जंगल के करीब ही किसी छोटे घर में ले गया है जहाँ वो दोनों शिकार के लिए जाया करते थे। स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हुए वो वहाँ पहुँच गया। कच्चा सा मकान सामने था। इसने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा मरियम कुर्सी से बुरी तरह बंधी हुई है। वो भागकर इसके पास गया और रस्सी काटी। मरियम रोते हुए इसके गले लग गई। कामरान अंदर दाखिल हुआ और तंजिया अंदाज में बोला, आखिरकार तुम अपनी महबूबा तक पहुंच गए। साजिद ने गुस्से में कहा, ये मेरी बीवी है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसकी हिफाजत करूं। ये कहकर वो कामरान पर झपटा और इसका गिरबान पकड़कर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। खून इसके नाक और मुंह से बहने लगा। मरियम ने रोकते हुए कहा,
بس کرو، وہ مر جائے گا، ساجد نے چیخ کر کہا۔ اس نے میری دوستی کا مان توڑا، اگر اتنی لالچ تھی تو سب کچھ لے لیتا، مگر مریم پر ہاتھ کیوں ڈالا؟ اس دوران پولیس وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے ساجد کو روکا اور کامران کو حراست میں لے لیا۔ ساجد چلایا، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن مریم نے اسے سنبھالا۔ چند ہفتوں بعد نعمان کو عدالت سے سزا سنائی گئی۔ اب قانون کے ہاتھوں میں وہ مجرم تھا۔ ایک صبح مریم نے کھڑکی کے پردہ ہٹایا اور کہا، گڈ مارننگ۔ پچھلے دنوں کے بعد یہ پہلی بار تھی کہ ساجد کو سکون بھری صبح نصیب ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ مریم سرخ ساڑی پہنے کھڑی تھی، وہی ساڑی جو ساجد نے اسے دی تھی۔ ساجد حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مریم نے شرماتے ہوئے کہا، یوں مت دیکھو، کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ساجد مسکرایا اور بولا، ہائے تمہاری ادائیں۔ دونوں ہنسنے لگے۔ یہ وہی ساجد تھا جو رنگین دنیا سے دور رہتا تھا، مگر مریم کی محبت نے اسے ہر رنگ میں رنگ دیا تھا۔